देखिए अभी तक स्वतंत्रता के अधिकार में हम दो आर्टिकल 19 और 20 दोनों पढ़ चुके हैं और इसके बाद में आज हम आर्टिकल 21 शुरू करेंगे। देखिए आर्टिकल 21 आप जब देखेंगे तो वो बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं जो उसको बहुत बड़ा बनाते हैं। इसलिए अगर हम देखें अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल आपको मिलेगा। क्योंकि और देखिए और अदर जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उनके जो केस लॉज जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उन पे आप ध्यान दें या न दें, अभी तक आपने उनको इतना शायद हो सकता है लाइटली लिया हो, लेकिन इसमें जितने भी केसेस आज हम पढ़ेंगे उनको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। एक एक केस को याद करना है। दूसरी बात, उस केस में क्या प्रतिपादित किया गया है, निर्णय में किस चीज को बताया गया है, किस चीज को मतलब गाइडलाइन के तौर पे बताया गया है। क्योंकि जो जैसे कि और अदर आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उसमें क्या है कि कोई भी डिसीजन आया तो आर्टिकल में चेंज हो गया, उस वजह से आप उस चेंज को याद करते हैं और उस केस को याद कर लेते हैं कि केस की वजह से क्या डिसीजन आया और क्या चेंज हुआ। अमेंडमेंट, क्योंकि केस के कारण अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट की वजह से क्या परिवर्तन आते हैं, उससे वो सब चीजें रिलेट करती हैं। लेकिन जनरली आप देखते हैं कि अमेंडमेंट करके जो भी जोड़ना होता है वो आर्टिकल में जोड़ दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हुए हैं वो इसमें है नहीं, जोड़े नहीं गए हैं, लेकिन वो आज एज पर लॉ फॉलो किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जितने भी केस बताए जाएंगे आप उनकी स्टोरी जितनी मैं बताती हूँ उतनी आप ध्यान में रखें, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हर केस में क्या क्या डिसीजन आया, मतलब किस चीज को हाईलाइट बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहले हम इसको वर्ड वाइड वर्ड क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका टाइटल है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए पहला आर्टिकल क्या कहता है इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में इस आर्टिकल के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस दिए हैं उन सब केस लॉज को हम डिस्कस करेंगे। कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि ये व्यक्ति को उपलब्ध है, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 देता है और किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए 15, 16, 19 इनमें मैंने आपके सामने नागरिक शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ये सिर्फ नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि ये व्यक्ति को प्राप्त है। दूसरी बात ये कि इसमें लिखा है कि वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब स्वतंत्र विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कि अगर एज पर लॉ, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दंड मिला हुआ है, वो स्थिति एक अलग है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब अगर किसी को दंड के तहत
कोई व्यवस्था दी गई है तो वो चीज अलग है, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कि नहीं किया जाएगा। मोस्ट ऑफ मूल अधिकार जितने भी हैं, जितने एफआर हैं, उनकी प्रवृत्ति आप देखते हैं निषेधात्मक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा, उपाधियां नहीं दी जाएगी। इस तरह से आप देखते हैं कि जो एफआर जो है उनकी प्रवृत्ति क्या है, निषेधात्मक है, जो कि आप आर्टिकल 21 में भी देख रहे हैं। एक बार 21 में और लिखी है, वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यही है कि एज पर लॉ अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, जिसके तहत उसको जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है या फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है, जीवन पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो वो उस स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कि जो आपको प्राण की और दैहिक मतलब जीने की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो आपका जीने का अधिकार है उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जीने का जो अधिकार है वो तो 21 बताता है कि जीने के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे केस टाइम टू टाइम आए हैं तो उसमें ये बताया गया है कि आपके जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो अभी तक हम आर्टिकल 21 तक पहुंच गए हैं, तो अभी 14, 19 और 21 तीन आर्टिकल हमने देखे हैं। आर्टिकल 14, 19 और 21। ठीक है, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल किसको कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। तो जो स्वर्णिम त्रिभुज है वो इन तीनों को माना गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये तीनों, ये क्या है, स्वर्णिम त्रिभुज। क्योंकि आप खुद देख चुके हैं कि हमने जितने आर्टिकल अभी तक पढ़े हैं उनमें ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में और 19 में हम देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की कितनी बड़ी विवेचना की। 6 तरह की जो स्वतंत्रता देश में है वो आर्टिकल 19 के तहत दी गई है, और जो जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल 19 के तहत भारतीय संविधान हमको देता है। और इसके अलावा जो आप देखते हैं कि एक कंसेप्ट है PIL, जो आपको ये आर्टिकल 21 पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी PIL लगती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जितनी भी लगती हैं, उनका ये 100% श्योरिटी है कि अगर इनमें से वो किसी आर्टिकल को टच ना करे, ये हो ही नहीं सकता है कि इनको वो टच कहीं ना कहीं, चाहे वो 14 को करे, चाहे 19 को करे, चाहे 21 को करे, हर PIL इनको टच जरूर करेगी। ठीक है, तो इस बात को जो आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं कि जो आर्टिकल 21 है उसकी सबसे ज्यादा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। जितने भी आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं उसमें आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा बताई गई है। जो इसमें लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीने का अधिकार, इसको इतना अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। जनरली कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने उसको उस किसी भी मुद्दे को लेकर PIL वगैरह लगाई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिए हैं। तो कुछ बातें ऐसी आप देखेंगे, इसमें कुछ वाद के ऐसे निर्णय देखेंगे जिनका हम खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये भी हमारे जीने के अधिकार में शामिल हो सकती है क्या। तो अब 1 बाय 1 कुछ वाद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये मानती है कि एक व्यक्ति को जीने का जो अधिकार है उसमें जो जो चीजें शामिल है वो सब आर्टिकल 21 में इनहेरेंट है। मतलब जो ये शब्द लिख दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसकी पूर्ति करने के लिए, क्योंकि देखिए जीवन जीने में और काटने में बहुत फर्क होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं वो उन्होंने ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो जो सर्कमस्टेंसेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं। तो
उनको हालांकि हर चीज को 21 में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन वो केस लॉज बाकायदा एज पर लॉ फॉलो किए जाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि किस तरह से इसको लॉ माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जितने भी डिसीजन वो दे रहे हैं वो 21 में इनहेरेंट है, मींस इसके अंदर अंतर्निहित है, तो इसीलिए इनको लिखा नहीं गया है। इसके अंदर ये जो शब्द है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, वो इन सब चीजों को अपने अंदर लिए हुए है। तो इसीलिए इसको, इस आर्टिकल को आधार मानकर ये सारे डिसीजन दिए गए हैं। क्योंकि ये सारे डिसीजन आर्टिकल 21 को आधार मानकर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सब जो चीजें हैं वो इस शब्द में अंदर निहित है, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जो ये जो शब्द है, इसके अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसके अंदर ये इनहेरेंट है इनमें, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीने का अधिकार आपका है तो ये चीज आपके पास जब होगी तभी आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द मैंने आपको बोला है PIL, यानी कि लोकहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और लोकहित याचिका, मतलब इसको कोई भी लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जनता के हित को लेकर, हित को मद्देनजर रखते हुए ये लगाई जाती है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कहता है कि हमारे इस अधिकार का वॉयलेशन हो रहा है, तो जिसका आधार क्या है, आर्टिकल 21 उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये PIL जो एक कंसेप्ट है, ये हालांकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अगर आप इसको मोटे तौर पे समझे तो ये मतलब यही है कि जनता में से कोई भी पर्सन एक सार्वजनिक, एक समुदाय का, एक ग्रुप का हित देखते हुए इस तरह की याचिकाएं लगाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1978 के केस का नाम है बेगम हुस्नारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1978 का। ठीक है, इससे भारत में लोकहितवाद का जो कंसेप्ट है उसकी जो इनिशिएशन है, मतलब जो प्रारंभ है, वो इसी वाद से हुआ है। और आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है वो इसी से आरंभ होती है। 1978 में जब ये वाद आया, उसी के बाद में सबसे प्रथम तौर पर आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए ये डिसीजन दिया गया था। और इसके बाद में 1 बाय 1 बहुत सारे डिसीजन कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है, देखिए कि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या करते हुए कई अन्य अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है। इस बारे में लगभग 15 से 17 वाद हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें कि पहला मुकदमा क्या है, हुस्नारा खातून। आप जितने वाद में लिखवाऊंगी सब वाद के आप नाम लिखेंगे, स्टोरी जनरली आपको याद हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या प्रतिपादन आया था, क्या निर्णय आया था, वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो पहला आप लिखें हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये मामला बिहार में जो जेल थे उनसे संबंधित मामला है कि बिहार जेल में जो जितनी कैदी रखने की संख्या थी उससे कैदी वहां पे ज्यादा रखे जा रहे थे। इवन जितनी क्षमता उन जेलों की थी उससे ज्यादा संख्या में कैदी वहां पे रखे जा रहे थे। तो और जब इसकी जांच की गई
तो ये देखा गया कि जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी कौन से होते हैं? जिनको अभी, कुछ कैदी तो होते हैं जिनको सजा सुनाई दी गई है कोर्ट के द्वारा और वो सजा काट रहे हैं वहां पे। दूसरा है विचाराधीन कैदी। विचाराधीन कैदी वो हैं जिनको सजा नहीं सुनाई गई है, उनका मुकदमा अभी कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है, इसलिए वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो वहां पे जेल में रह रहे हैं, इसलिए अभी उनका मुकदमा जो है वो फाइनल डिसीजन उसका नहीं आया है। तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो विचाराधीन कैदी हैं वो वहां पर हैं और जितनी जेलों की संख्या है, उस जितनी क्षमता है उससे क्षमता से ज्यादा कैदियों को उसमें रखा जा रहा है। ठीक है, और इनमें एक लॉयर थी कपिला हिंगोरानी, जिन्होंने ये बात रखी थी कि ये जो कंडीशन है वो बहुत गलत है। ठीक है, और जो कपिला मैम थी वो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत फेमस लॉयर रही हैं और इनको पीआईएल की जननी के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनके मामलों की सुनवाई 15-15, 20-20 सालों से कोर्ट में चल रही है। ठीक है, और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार जो देता है, आर्टिकल 21, वो अपने मामले को शीघ्रता से सुनने का भी अधिकार देता है, मींस राइट टू अर्ली हियरिंग। क्या कि जो आर्टिकल 21 है उसमें जीने के अधिकार में अपने मामले की शीघ्र सुनवाई का अधिकार भी निहित है। निर्णय क्या आया था? मामले की शीघ्र सुनवाई का अधिकार, कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं, एमएच होस्कट है और बहुत सारे और भी मामले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पीडीएफ आप लोगों को इसका अवेलेबल करवा दूंगी जिसमें बहुत सारे केसेस जो हम पढ़ेंगे उनके अलावा भी केसेस है। हो सकता है कि हम मोस्ट ऑफ केसेस डिस्कस कर लें, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई केसेस होता है, जैसे इसी मामले से जुड़े एमएच होस्कट का है और भी 2-3 वाद और हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो शीघ्र सुनवाई का अधिकार देते हैं कि राइट टू अर्ली हियरिंग, कि शीघ्र सुनवाई का आपको अधिकार है। अब देखिए, ये बात आर्टिकल 21 में लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस बात के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया और मतलब इसीलिए ये जो केस का नाम देख रहे हैं आप, इसके नाम से या फिर इस नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने मामले की शीघ्र सुनवाई का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 21 में किसके तहत जोड़ा गया, किस वाद में जोड़ा गया, इस तरह से पूछा जाएगा। या फिर यह पूछा जा सकता है कि हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य में क्या प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसलिए ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, केस का नाम भी याद होना चाहिए और दूसरा जो जजमेंट है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आगे चलते हैं। देखिए, बीजेपी की एक नेता है मेनका गांधी। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब बीजेपी स्थापित भी नहीं हुई थी। संजय गांधी कांग्रेस के नेता, इंदिरा गांधी के बेटे और राजीव गांधी के भाई। तो संजय गांधी की वाइफ है मेनका गांधी। मेनका गांधी का पासपोर्ट क्या होता है, सरकारी अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है तो आप विदेश नहीं जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप कहीं यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो जब इस तरह से पासपोर्ट जब्त कर लिया गया तो मेनका गांधी इसके खिलाफ में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट गई और इस वाद का नाम है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। 1978 का ही ये वाद है। मेनका गांधी ने कहा कि आप मेरा पासपोर्ट वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे क्या है, मेरा जो एफआर है उसका वोलेशन हो रहा है। लोगों ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सब तरफ ये मुद्दा चर्चा में आया कि अगर आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है तो
तो आपके जीने का वो आपके एफआर कैसे वॉयलेट हो रहे हैं, ठीक है। और पासपोर्ट का और एफआर का क्या संबंध है? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा ये दलील दी गई, ये साबित किया गया कि किस तरह से जीने के अधिकार में घूमने फिरने का अधिकार भी किस तरह से शामिल है, और पासपोर्ट के लिए जाने के कारण किस तरह जीने के अधिकार का जो वॉयलेशन किस तरह से हो रहा है। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिल्कुल हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तथा विदेश जाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का ही भाग इस वाद के निर्णय के अनुरूप माना गया। देखिए, मतलब आप इसी डिसीजन से सोच सकते हैं कि कितना वास्ट, कितना विस्तृत 21 हो सकता है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर बात को आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें क्या कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में घूमने फिरने का अधिकार भी शामिल है, फिरना भी शामिल है। दो केस हम पढ़ चुके हैं, हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य और मेनका गांधी। एक्चुअल में इनका नाम मेनका है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, न नहीं लिखा जाता, मेनका लिखा जाता है, मेनका गांधी, ठीक है। तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इसके बाद में हम बात करते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ। ये केस है 1983 का। तो ये केस जो श्रमिक हैं, लेबर जो है, उनके स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के अधिकार मतलब के बारे में ये डिसीजन था कि आपका जो जीने का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 देता है आपको, तो उसमें स्वास्थ्य का अधिकार उसमें शामिल है। जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। ये किसमें पारित किया गया था? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ। मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट, 1983 का ये वाद है। ठीक, समझ में आ गया सबको? देखिए, इसमें ये था कि जो कालीन उद्योग थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जो कालीन उद्योग जितने थे उनमें क्या होता था, स्थिति ऐसी थी कि आप वहां पर सांस नहीं ले सकते हैं, और अगर उस तरह की एक्टिविटी में या फिर जिस तरह से कालीन वगैरह का निर्माण हो रहा था, जिस तरह से उद्योगों में श्रमिक काम कर रहे थे, उस स्थिति में आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता है। तो उसको लेकर इस एनजीओ ने, बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने ये पीआईएल दाखिल की थी, और ये डिसीजन आया था कि स्वास्थ्य का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, देखिए आपके सामने देखिए हो सकता है, एक तो आपका जो नेट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है पूरे दिन यूज करने से। तो अगर आप पॉसिबिलिटी है कि आप वाईफाई यूज कर सकते हैं तो आप वाईफाई यूज करें।
हाँ, तो अब ये लास्ट क्लास होती है तो आपका नेट इतना बचता नहीं है, यही इश्यू है। और दूसरी टाइम, इस टाइम क्या होता है, आपके आसपास हो सकता है लोग बहुत ज्यादा हो नेट सर्फिंग करने वाले, तो उससे क्या होता है, जब इस टाइम सब लोग फ्री होते हैं तो बहुत ज्यादा से बहुत मतलब फास्टली नेट कंज्यूम होता है। इस टाइम अपना सब काम वाम करके पूरे दिन से लोग फ्री हो जाते हैं, तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है, उस वजह से ये दिक्कत आती है। देखिए, और बच्चों को इशू नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपके आसपास या आपके इंटरनेट में इशू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके आसपास आप देखते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको देखने को मिलता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग अक्सर वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के वहां से निकल जाएंगे। कोई भी ये नहीं सोचता है कि जो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हेल्प की जरूरत होगी, किसी का बच्चा है, किसी का रिलेटिव है, तो अगर हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो हो सकता है किसी के बच्चे की जान बच सकती है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं और वीडियो बनाएंगे और वहां से निकल लेंगे। इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पहले तो ये कि कौन पुलिस के चक्कर में फंसेगा, फिर गवाही मांगेंगे, फिर कहेंगे एफआईआर करवाओ, ये सब। तो ये बात लगभग है 30-32 साल पुरानी। एक व्यक्ति स्कूटर पर ड्राइव कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, एक्सीडेंट केस है, आप पहले एफआईआर दर्ज करवाइए, फिर हम एडमिट करेंगे। और इस तरह से इस स्थिति के कारण उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो एक पर्सन होते हैं परमानंद कटारा, जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, और इन्होंने ये बात कही कि हर व्यक्ति को समुचित इलाज पाने का अधिकार है, मींस कि सही समय पर इलाज पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को सही ठहराते हुए, इस पीआईएल को सही ठहराते हुए निर्णय दिया कि सही समय पर इलाज पाना जो आर्टिकल 21 के अधीन जीने का अधिकार है उसमें शामिल है। परमानंद कटारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत पूछा जाता है। अभी करंटली एक एग्जाम हुआ है राजस्थान में, उसमें ये केस पूछा गया है। देखिए, आप जितने केस अगर इसमें आपको क्लास में लिखवाए जा रहे हैं उसमें से एक भी केस, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट लिस्ट करके ये केस निकाले हैं, तो जितने भी केस आज हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, कल की क्लास में, तो वो सब याद करने हैं। उसमें से एक भी केस ऐसा नहीं है छोड़ना है, क्योंकि मतलब जो बहुत लेस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो इसलिए सारे याद करने हैं। परमानंद कटारा वर्सेस बनाम भारत संघ। परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ। इस वाद में ये था कि इसका सन मुझे याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसमें इस बात का विरोध इन्होंने किया कि इस तरह से अगर किसी को इलाज ही नहीं मिलता है फॉर्मेलिटीज की वजह से, तो फिर किस बात का जीने का अधिकार। जीने का अधिकार तो तभी ये सार्थक तभी होगा ना ये आर्टिकल, जब आप किसी अगर कोई पर्सन इलाज के लिए अगर उसको चाहिए तो उस टाइम वो उसको प्रोवाइड किया जाए। इसलिए ये कहा कि सही समय पर इलाज पाने का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। सही समय पर इलाज प्राप्त करने का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ। चलिए
अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। विशाखा नाम का एक एनजीओ है और ये बात है 1993 की। भंवरी देवी नाम की एक आशा कार्यकर्ता थी, ठीक है, और उन्होंने देखा कि एक बाल विवाह हो रहा था। बाल विवाह, वहां पर ये ट्रेंड होता है कि जैसे अक्षय तृतीया वगैरह होती है तो बहुत संख्या में बच्चियों के बाल विवाह कर दिए जाते हैं, बच्चों के, ठीक है, बाल विवाह कर दिए जाते हैं। तो वो आशा कार्यकर्ता थी, गवर्नमेंट की पर्सन थी, तो इन्होंने सोचा कि ये बात मतलब इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में कर दी, और पुलिस में करने की वजह से वो जो बाल विवाह है वो उस समय रोक दिया गया। और रोक देने के कारण जब उसमें क्या था, बहुत सारे जो लोग जैसे करवाते हैं, जैसे नेता विधायक वगैरह होते हैं, या क्या करते हैं, पैसे देते हैं और ये बाल विवाह वगैरह करवाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको पता चला कि ये जो रिपोर्ट है ये भंवरी देवी के द्वारा की गई थी। तो इस पर क्या होता है, जब उनको पता लगता है कि ये रिपोर्ट भंवरी देवी ने की थी, तो भंवरी देवी के साथ में फिजिकल टॉर्चर उसको किया जाता है, मेंटली टॉर्चर उसको किया जाता है, और उसकी हत्या कर दी जाती है भंवरी देवी की। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब में थी, आशा कार्यकर्ता थी। तो जो विशाखा नाम का जो ये एनजीओ था, ये जो बात जो हम डिक्लेरेशन देखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा उनके वहां के नियोक्ता की जिम्मेदारी है, वो इसी आर्टिकल में, इसी जो वाद है विशाखा वर्सेस भारत संघ, इसी में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की कि विशाखा वर्सेस विशाखा गाइडलाइन जो आप देखते हैं वो इसी वाद में जारी की गई थी, ठीक है। ये मतलब विशाखा गाइडलाइन अपने आप में एक कानून है जो सबके द्वारा फॉलो किया जाता है। जितने भी संस्थान हैं जहां पर लेडीज काम करती हैं, बाकायदा, क्योंकि इसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि अगर कहीं महिलाएं काम करती हैं तो उनकी यौन सुरक्षा, उनकी महिलाओं की सुरक्षा करना जो नियोक्ता है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये विशाखा गाइडलाइन बाकायदा एक लॉ है। विशाखा गाइडलाइन में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इस तरह से आप कई जगह आपको देखते होंगे कि जहां महिलाएं काम करती है तो वहां पे विशाखा समितियां होती हैं। तो ये जो सेल है वो इस निर्णय के तहत ही बनाई गई है कि अगर कहीं पर किसी को, किसी संस्थान के में या फिर किसी भी कहीं पे भी जहां पे औरतें काम कर रही हैं, अगर यौन उत्पीड़न की कोई भी समस्या उनको होती है तो ये जो सेल होंगी वो सबसे पहले उस समस्या को सुनेगी, और इसी वाद के निर्णय के तहत ये विशाखा जो समितियां हैं ये बनाई गई थी, ठीक है। विशाखा वर्सेस भारत संघ। विशाखा वर्सेस भारत संघ बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और विशाखा गाइडलाइन जो है 1997 का वाद है ये, और इसमें क्या दी गई थी, विशाखा गाइडलाइन। ये खुद एक लॉ है, बहुत बड़ी चीज है विशाखा गाइडलाइन, जिसको हर संस्थान के द्वारा विशाखा गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है बाकायदा। और विशाखा समितियां जो है, विशाखा सेल जो है, वो भी इसी जो विशाखा गाइडलाइन है उसके तहत ये इनका निर्माण किया गया है। ये क्या करती हैं, जैसे कहीं पर भी कोई भी महिलाओं को किसी तरह की समस्या है तो उनका निदान ये करेंगी, सबसे सर्वप्रथम इनको आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और कार्यस्थल पर सुरक्षा, नियोक्ता की जिम्मेदारी है। कार्यस्थल पर सुरक्षा
कार्यस्थल पर सुरक्षा नियोक्ता की जिम्मेदारी है। ये डिक्लेरेशन इस बाद में आया था और ये भी इस केस के कारण आर्टिकल 20 का भाग है। इसमें बाकायदा गाइडलाइन जारी हुई और उस गाइडलाइन के तहत इन समितियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट नाम है MC मेहता। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है वो इस नाम को जरूर जानता होगा। ये MC मेहता, ठीक है, कश्मीर के रहने वाले हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर और दुनिया भर में पर्यावरणविद के रूप में ये जाने जाते हैं, फेमस हैं ये। ठीक है, और MC मेहता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारी PIL, लगभग 25-30 PIL इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। चाहे गंगा नदी का प्रदूषण का मामला हो, यमुना नदी के प्रदूषण से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी के संदर्भ में हो, चाहे दिल्ली में CNG बसों से संबंधित मामला हो, और दिल्ली में मनाली में जो विज्ञापन, जो होल्डिंग्स लगाए गए हैं उनको जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो बहुत विस्तार में इन्होंने PIL, मतलब जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको लेकर लगभग 25-30 PIL इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। और एक आप देखते हैं कि जो पर्यावरण सब्जेक्ट है, जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि ये कंपलसरी है, और इसके अलावा आप देखते हैं कि कॉलेज में अलग अलग जगह अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्थितियां हैं कि अब पर्यावरण सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। तो इस बात का भी पूरा क्रेडिट जाता है MC मेहता सर को। और इनका कहना है कि अनुच्छेद 21 जो है हमें जीने का अधिकार देता है और इसलिए शुद्ध पर्यावरण में जीना हमारा अधिकार है। और इस PIL के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जीने के अधिकार में, शुद्ध पर्यावरण में जीना जीने के अधिकार में सम्मिलित है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के आगे मैंने इसमें जो सन है वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइम में ये निर्णय आया है। में शामिल है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक कि शुद्ध पर्यावरण आपका राइट है। थोड़े साल पहले जो BS3 वाहन, BS4 वाहन, इनको लेकर 2-4 साल पहले, 5-6 साल पहले डिस्कस हुआ था कि BS3 जो वाहन है उन पर रोक लगा दी गई थी। वो भी MC मेहता सर को ही उसका सारा क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है PUCL, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, अगर आपको याद है तो आर्टिकल 19 जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, ADR के बारे में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, PUCL, ADR के बारे में हमने बात की थी। ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, और इसी तरह से एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज।
लिबर्टीज। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमने एडीआर के बारे में बात की थी। देखिए ये सब क्या है, देश के टॉप एनजीओज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, इन सब के बारे में ये संघर्ष करते हैं, इन सब के बारे में ये मुद्दे उठाते हैं। मतलब ये टॉप के एनजीओज हैं। ठीक है, देश में इनका नाम आता है इस तरह के मुद्दों पर, चाहे एडीआर हो, पीयूसीएल हो, कॉमन कॉज हो, मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएस हो, ये हो। देखिए इस प्रकार के जो एनजीओज हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल अपीयर इन द मेंस, तो दैट टाइम रूल ऑफ द सिविल सोसाइटी, इस टाइप के टॉपिक जो है आप जीके जीएस में पढ़ते हैं, तो इस टाइप की चीजें उस टाइम जब आप ऐड करते हैं तो आपका इंपैक्ट आंसर का बहुत अच्छा होता है। तो एक वाद था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। का मामला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने का अधिकार है, कि आपको निजता का जो अधिकार है वो इस वाद में प्रतिपादित किया गया था। निजता का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। जीने के, आप ये बात देख रहे हैं कि हर वाद में निर्णय जीने के अधिकार से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये सब बातें जीने के अधिकार के लिए जरूरी है। जीने का अधिकार आप तभी सकते हैं जब ये राइट्स, तो ऐसे करके 1 बाय 1 कोर्ट बताता जा रहा है कि कौन कौन से राइट आपको जीने के अधिकार के तहत हैं। चलिए, जैसे ये फोन टैपिंग वगैरह जो होती है ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन की अपनी प्राइवेसी है और वो कहां से जुड़ी हुई है, आर्टिकल 21 से। तो निर्णय ये था कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में, मतलब जो जीने का अधिकार है उसमें शामिल है, कि आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते हैं, किसी का फोन हैक नहीं कर सकते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो इसके तहत आती हैं। ठीक है, अब एक हम ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो 60 साल के, जो हमारा इतिहास है आजादी का, 60 साल मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब ये केस आया था तब इतना ही टाइम था, तो पहली बार ही ऐसा निर्णय दिया गया था। हाँ, पुट्टा स्वामी पढ़ेंगे, लेकिन पुट्टा स्वामी बहुत, देखिए ये जितने केस पढ़ रहे हैं ये सब ईयर वाइज चल रहे हैं, तो पुट्टा स्वामी में क्या परिवर्तन किया गया था, पुट्टा स्वामी ने क्यों, जब ये ऑलरेडी ये निर्णय आया हुआ था तो पुट्टा स्वामी ने क्यों जस्टिस रहे हैं, वो क्यों ये मामला वो लेकर आए, और जब ये ऑलरेडी एक निर्णय था तो ये क्यों बाद में लाया गया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्टिस के पुट्टा स्वामी, ये भी इसी से जुड़ा वाद है, लेकिन ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये अभी करंट में आया है, तो जैसे जैसे ईयर के अकॉर्डिंग हम हमारे केस अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू है क्या, इसमें लिंक को लेकर? चलिए, मैं कोई टीम की कुछ गड़बड़ के कारण ऐसा हुआ है तो मैं बात कर लूंगी, आप जितना क्लास आपका मिस हुआ है आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार देता है हमको, इसमें क्या मरने का अधिकार शामिल है, इसमें ये वाद जुड़ा हुआ है। एक पर्सन थी अरुणा रामचंद्र शानबाग। ठीक है,
बनाम भारत संघ। ठीक है। अरुणा रामचंद्र शानबाग, ये क्या थी, एक नर्स थी, और इनके साथ क्या हुआ, जब ये नाइट ड्यूटी में थी तो किसी कलीग ने इनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की, और इनको फिजिकल हरासमेंट के कारण इनको इतनी चोटें लग गई कि ये कोमा में चली गई, और लगभग 32-33 साल तक ये कोमा में रही। ठीक है। तो पिंकी निरानी जो इनकी लॉयर थी, वो मामला लेके पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें जीने का अधिकार देता है। तो ये जी तो नहीं पाई है, लेकिन अगर कोर्ट परमिशन देता है तो ये निर्णय दिया जाए कि इनको इंजेक्शन के दे दिया जाए, या इनका वेंटिलेटर जो जैसी स्थिति में उसके अकॉर्डिंग वेंटिलेटर हटा दिया जाए, या इंजेक्शन दे दिया जाए, ताकि, क्योंकि ये सुकून से जीवन तो नहीं बिता पाई लेकिन सुकून से मर सके। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी जो लॉयर थी पिंकी निरानी, उन्होंने रखी थी। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो जीने का अधिकार है, इसमें एक केस और भी है, इससे पहले वो आया था, लेकिन उसके बाद में ये एक ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य नाम का केस था, जिसमें यह डिसीजन आया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो उसके बाद में ये डिसीजन आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात तो स्पष्ट कर दी, लेकिन दिक्कत यह थी कि इस वाद में जरूरत थी कि जो लेडी 32-33 साल से अगर कोमा में है तो कब तक वो इस तरह का जीवन जीती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस डिसीजन के साथ में कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दी कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, और इसके साथ में एक बात ये कही कि अगर किसी को असाध्य बीमारी है और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है तो उसे मरने दिया जा सकता है। अगर मेडिकल बोर्ड लिखकर दे देता है तो उसे मरने दिया जा सकता है। देखिए, ये एक मील का पत्थर जजमेंट है, क्योंकि इन्होंने उस समय पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया कि इस तरह का डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया जाना। तो सोचिए, अभी वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन देती है तो सोचिए कितना जो सोसाइटी है वो कितना इंपैक्ट होती है। क्योंकि देखिए, हर जगह पॉजिटिव ही चीज हो, सही चीज ही हो कि हाँ भाई कोई पर्सन जिसको डेथ को जिसकी इस तरह से की जा रही है कि हाँ भाई इसको ये दिक्कत है, इसलिए इसको मर जाना चाहिए, इस तरह का डिसीजन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हो सकता है इसका कोई नेगेटिव फायदा भी उठा सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर ये जजमेंट माना जाता है। कि इसके अलावा आपको एक सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट है जिया मोदी, ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है 10 जजमेंट्स विच चेंज्ड द इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 10 वो जजमेंट बताए हैं। वो उनका कहना है कि ये वो जजमेंट हैं जिन्होंने देश को बदल कर रख दिया। जिसमें कौन कौन से जजमेंट है, एक तो है केशवानंद भारती वाला बेसिक स्ट्रक्चर को रिलेटेड, और मेनका गांधी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक वाद हम देखेंगे ओलिगा टेलिस जिसमें कि जो ये कुछ राइट ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स का मुकदमा है ये, और शाहबानो, और इसके अलावा एक वाद है इसमें यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन कार्बाइड का एक मुकदमा है, और इसके अलावा एक 3 जजेस केसेस है, कॉलेजियम सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है। अरुणा शानबाग वाला जो केस मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जो केस हमने अभी पढ़ा है अरुणा शानबाग, मतलब पैसिव यूथनेसिया को इसमें वैलिड किया गया था। देखिए, यूथनेसिया नाम से जो चैप्टर है, पैसिव यूथनेसिया को हमारे देश में लीगलाइज किया गया है। यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। तो जो पैसिव यूथनेशिया है, यूथनेशिया का जो पैसिव यूथनेशिया पार्ट है, उसको हमारे राष्ट्र में लीगलाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस भारत संघ में। तो यूथनेशिया को लेकर हो सकता है, इच्छा मृत्यु को लेकर जनरली जो ऐसे का टॉपिक इसको माना जाता है, ऐसे में इस तरह के टॉपिक हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आप ये केस ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक तो अरुणा शानबाग वाला है, इंदिरा सानी है, विशाखा एंड का वाद जो है, और
जस्टिस पुट्टा स्वामी जो राइट टू प्राइवेसी है उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो 10 जजमेंट बताए गए हैं उनको जिया मोदी ने अपनी बुक में माना है कि ये वो 10 जजमेंट हैं जिन्होंने देश को बदल कर रख दिया। तो देखिए इसमें से हमने कितने केस पढ़ लिए, अरुणा शानबाग वाला केस हमने पढ़ लिया है, और इसके अलावा हमने ये मेनका गांधी वाला केस पढ़ लिया है, और केशवानंद भारती का केस पढ़ लिया है। इसके अलावा इंदिरा साहनी वाद जो है वो भी इन्होंने इसमें माने हैं। तो देखिए हमने कितने बड़े बड़े जजमेंट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा भी जितने जजमेंट इस बुक में हैं वो आगे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं AK गांगुली, बाद में ये पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हालांकि उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा, चलो वो दूसरी स्टोरी है। देखिए उन्होंने भी एक इसी तरह की बुक लिखी है, लैंडमार्क जजमेंट्स विच चेंज द इंडिया, कि इन्होंने क्या लिखा है, जिया मोदी ने क्या लिखा है, 10 जजमेंट विच चेंज द इंडिया, और इन्होंने क्या लिखा है, AK गांगुली सर ने लैंडमार्क जजमेंट्स विच चेंज्ड द इंडिया। इन्होंने भी बहुत सारे केस लॉज हैं जो बताए हैं जिनके बारे में इनका मानना है कि इन जजमेंट्स ने देश को बदल दिया है। तो ये जो हम केस पढ़ रहे हैं ये सब केसेस उन बुक्स में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, ठीक है। देखिए आप में से जो जैन समुदाय के लोग हैं, या फिर अगर कोई इस शब्द को जानता है, तो एक शब्द है संथारा या संलेखना, ठीक है। संथारा या फिर इसको आप कह सकते हैं संलेखना। देखिए जैन समुदाय में मोक्ष जो है उसकी बहुत मान्यता है, उसका बहुत महत्व है, ठीक है। और ये माना जाता है कि अन्न और जो जल है उसको जब हम छोड़ देते हैं और उसके बाद में हमारी मृत्यु होती है तो हमें मोक्ष मिल जाता है। इसकी एक्चुअल प्रक्रिया शायद कोई बताना चाहे नहीं चाहे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में इसकी सिनेरियो क्या है। आप में से कोई जैन समुदाय से हैं तो AK गांगुली नाम है, AK गांगुली सर हैं, उन्होंने लिखी है लैंडमार्क जजमेंट्स विच चेंज्ड द इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि जो विरोध हुआ था उसके रीजंस थे, क्योंकि आपकी धर्म का पार्ट है वो ठीक है, लेकिन जो विरोध हुआ था उसके रीजंस थे। जैन समुदाय जो है उनका मानना होता है कि अगर आप अन्न और पानी छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा कि मोक्ष मिल जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि शुरुआत में आप जनरल आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और आप धीरे धीरे खाना छोड़ेंगे, खाना छोड़ने के कुछ समय बाद में आप धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे। तो देखिए अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आपको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। तो ये एक इतनी क्रूएल एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अगर इस समुदाय से कोई भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इतनी घटिया व्यवस्था आपके समाज में है तो सीधी सी बात है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि इसका विरोध इसी रीजन के कारण हुआ था। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर आप घर में रह रहे हैं तो इतनी मोक्ष से किसी को प्रेम नहीं हो सकता कि आप तड़फ जाएं उसके लिए। क्योंकि देखिए अब जब आपको पानी नहीं पिलाएंगे तो आप अगर, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि कोई, जैसे कि वो एक डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उस वाली स्थिति में तो आप है नहीं, बेयर ग्रिल्स वाली स्थिति में तो, कि आपके पास पानी दिख नहीं रहा है, खाना दिख नहीं रहा है, तो आप कहाँ से पिएंगे, कहाँ से खाएंगे, वो ऊंट की कुबड़ में से आपको पानी निकालना है, कोई बहुत बड़ी जहमत तो आपको उठानी नहीं है। लेकिन आपके घर में पानी है तो नेचुरल सी बात है आप पी लेंगे। तो जब कोई पर्सन संथारा लिए हुए इनके घर में होता है तो ये क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं किसी दीवार से, खंबे से, पोल कोई बना है कहीं भी, ये क्या करेंगे, बांध देंगे उसको, ताकि वो उठ के पानी ना पी सके या खा ना सके। ये इसका प्रोसेस है। तो आप सोचिए किस तरह की, ये धर्म इसको मानता है, लेकिन
सबको अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मुझे जहां तक लगता है ये प्रक्रिया सही नहीं लगती है। कोई मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये मोक्ष वोक्ष सब फालतू की बातें हैं। मृत्यु तक ही जीवन है, उसके बाद में कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब आपकी मृत्यु ही हो चुकी है, उसके बाद में मोक्ष या फिर उसके बाद की कहानी जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, तो उसके लिए आप इस किसी व्यक्ति को इस तरह से कैसे किसी की आप जान ले सकते हैं। तो एक राजस्थान में एक लेडी थी, विमला देवी जैन, उन्होंने संतारा लिया था। तो वहां पे एक निखिल सोनी थे पर्सन जिन्होंने इसका विरोध किया, और आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, इनका कहना था कि उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो निखिल सोनी जो है, ये एक वाद आया निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान राज्य 2015 में। ये जो निखिल सोनी है ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और ये वाद था निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान राज्य 2015। में ये वाद आया, और जो निखिल सोनी है उनके द्वारा ये दलील दी गई कि इसको मतलब जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 का वॉयलेशन मानते हुए इस पर रोक लगा दी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस जो समुदाय के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन था इसके खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ये संथारा की जो प्रक्रिया थी कि ये धर्म का भाग माना उन्होंने, कि आप किसी के धर्म में क्या अधिकार दिया गया है उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 25 जो है वो धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता आपको देता है। तो आर्टिकल जब 25 हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि इस तरह से जो अधिकार है धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार, उसमें ये शामिल है कि आप अपने धर्म में जो मान्यताएं हैं उनको आप अपने अनुसार मान सकते हैं और उनको निभा सकते हैं उस तरह से। तो जो आर्टिकल 25 जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर संथारा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वैलिड मान लिया था, और अभी भी संथारा प्रचलन में है, जो मेरे अनुसार सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हालांकि लगता है, क्योंकि देखिए जब एक इतने बड़े समुदाय से जुड़ी हुई अगर कोई चीज है तो बहुत ज्यादा, हालांकि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि दबाव में नहीं रहता है, या फिर देखिए लेकिन राजनीति देखिए हर जगह चलती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है ऐसे मुद्दों में। तो इस वाद में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट के निर्णय को, और ये कह दिया कि संथारा वैलिड है, और किसके अनुसार, कि आर्टिकल 25 में आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है।